हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल जहां हम लोग फंक्शन चैप्टर की कुछ वीडियोस बना चुके हैं। पार्ट 1 या सेकंड पार्ट हो चुका है। उसी सेकंड पार्ट में एक सवाल चल रहा था पिछली वीडियो में, तो वो वीडियो की लेंथ बड़ी होने की वजह से वो सवाल शायद कट गया है। तो अब उसको फिर से समझा दे रहे हैं क्योंकि ये बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है आप लोगों ने पिछली वीडियो का सारा सारांश समझा होगा, उसको रिवाइज़ करके आए होंगे। आज हम लोग वो जो सवाल चल रहा था, जिन्होंने वीडियो देखी है उनको पता है ये सवाल चल रहा था, इसको फिर से अच्छे से कर ले रहे हैं। और बाकी सब आपको रिवाइज है। फंक्शन में हम लोगों ने 2-4 चीज़ें पढ़ ली थी ना। फंक्शन क्या है, इमेज कैसे, एफ ऑफ समथिंग निकालना, प्रांत, परिसर, रेंज, ये सब निकालना सीख गए थे। उसी पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12, 13। एक सेट में ए दिया है। कह रहा है एंड एफ सच दैट ए टू एन। एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, इसी ए जो दिया है टू एन नेचुरल नंबर। एन का मतलब नेचुरल, ए तो दे दिया खुद ही उसने, एन लिखने का मतलब ये है कि जो नेचुरल होता है। और कह रहा है सच दैट एफ एक्स भी तो देगा कि किस तरह वैल्यू मिलती है। तो कह रहा है एफ एन दे दिया है, एन, एफ एक्स दे दे, एफ एन दे दे, सब एक ही बात है। एफ एन दे दिया, वो दिया क्या है, जैसे हमें आदत पड़ी है कि एफ एक्स दे और कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन के तहत दे ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दे, साइन एक्स दे दे, बहुत कुछ दे सकता है, इस तरह की आदत है। लेकिन हमसे ये नहीं मतलब कि वो किस तरह दे रहा है, वो जिस तरह भी डिफाइन कर दे हम लोग उसी तरह उसमें उसको झेलेंगे। तो आज क्या झेलना है, कह रहा है एफ एन बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एन का महत्तम अभाज्य गुणनखंड। एन का, इसका हिंदी में लिख दे रहे हैं, एन का महत्तम अभाज्य गुणनखंड। ये हिंदी वाले ये क्या कह रहा है कि जो एफ एन है ना, वो एन का महत्तम अभाज्य गुणनखंड है। तो अब इसको देखिए, एफ एन, अगर यहाँ एन हो, एन, तुम्हें एन चाहिए, तो कह रहा है एन का महत्तम अभाज्य गुणनखंड, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अगर हम कहते हैं यहाँ 2 हो तो 2, F2, तो आप कहेंगे ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 2। तो जो चीज़ हो वही चीज़ यहाँ रख दीजिएगा और उसके बारे में बाद में पता कर लेंगे। तो कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ एफ। तो कह रहा है ये जो एफ डिफाइन है अच्छे से, कहाँ से कहाँ, उसका रेंज क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात है एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू एन। तो ए का मतलब तो यही जो उसने दे दिया है, 9, 10, 11, 12, 13। 9, 10, 11, 13 अच्छे से इसको बना लीजिए। ये है ए, और कह रहा है कहाँ तक डिफाइन है, ए में जाके उधर वाला फंक्शन के सेट क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो सब ऐसे लिखते चलिए। नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे आएंगे ना, तो सारे। तो वो कह रहा है एक फंक्शन यहाँ डिफाइन है, और वो डिफाइन इस तरह है कि एफ में कुछ भी रखेंगे, जैसे हम लोग रखेंगे ना, डोमेन के एलिमेंट्स को रखा जाता है तो पाया जाता है रेंज। तो कह रहा है कुछ भी जो रखोगे एफ एन, वो दरअसल आंसर क्या आएगा, उसी एन का जो महत्तम अभाज्य गुणनखंड है वो आंसर है। भाई एफ ऑफ एन का आंसर क्या निकल के आएगा, तो वो बता रहा है खुद ही कि एफ ऑफ एन का जो आंसर निकल के आएगा वो इसी एन का जो महत्तम अभाज्य गुणनखंड है वही आंसर, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर। तो हम लोगों को रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या होती है, रेंज यही होती है ना कि 9 किसको टक्कर मारेगा, वहाँ जिसको तीर लगेगी। तो हमें यही पता करना है ना कि 9 किसको टक्कर मारेगा। तो हमारा क्या टारगेट होगा कि F9 निकालना, क्योंकि 9 जिसको टक्कर मारेगा उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, F ऑफ 9, F में 9 रख के क्या मिलेगा, यही तो पता करते हैं। तो F ऑफ 9 कैसे निकाला जाए, तो उसी ने कहा है कि F ऑफ तुम्हें जो भी चाहिए ना, F ऑफ n, अब F ऑफ n का मतलब जो भी चाहिए तुम्हें, वो उसका आंसर तुम निकालो, n का उसी n का महत्तम अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो हम कह रहे हैं हमें F ऑफ 9 चाहिए, तो हम कह रहे हैं इसी 9 का जो महत्तम अभाज्य गुणनखंड है, 9 का महत्तम अभाज्य
गुणनखंड, मतलब इंग्लिश में क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 हो जाएगा। तो आप पता करेंगे कि यार है क्या चीज़, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या होता है। तो पहले धीरे धीरे इसके टुकड़े कीजिए। पहले कह रहा है 9 का फैक्टर करो, फिर उस फैक्टर में सारे प्राइम वाले देखो, और फिर उस प्राइमों में सबसे ग्रेटर वाला देखो। फैक्टर हो, प्राइम हो और ग्रेटेस्ट हो, गुणनखंड हो, वो अभाज्य हो और महत्तम हो। तो आप पहले 9 का फैक्टर 1 में सोचिए। फैक्टर का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब कि वो चीज़ें जो इसको काट दे, वो गिनतियाँ जो इसको काट दे। तो कौन कौन इसको काटेगा, 1 काटेगा, 3 काटेगा, 9 काटेगा। भाई यही 3 है ना, 1 3, इसको यहीं देख लीजिए, 1 3 9, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो अब इसमें प्राइम वाला कौन है, तो प्राइम वाला तो अकेला यही बचेगा ना, 9 और 1 तो प्राइम नहीं होते, 3 प्राइम है अभाज्य, और उसमें ज़्यादा तो अकेला प्राइम है, तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, तो यही 3 हुआ ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या बना, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3। बस इसका आंसर पता लग गया, f ऑफ 9 इज 3, मतलब 9 ने किसको टक्कर मारनी है, 3 को। ठीक, अब हमें पता करना है F10 क्या मिलेगा, तो बिल्कुल उसी तरह कि F9 था तो 9 का महत्तम अभाज्य गुणनखंड, F10 है तो 10 का महत्तम अभाज्य गुणनखंड, महत्तम अभाज्य गुणनखंड ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। तो मन में सोचिए 10 का प्राइम फैक्टर कौन कौन होते हैं, तो वो होता है 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और 10 होता है। इन सब की टेबल में 10 आ जाएगा, ये सब वो फैक्टर्स। अब इसमें प्राइम कौन कौन है, तो सिर्फ 2 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर, बाकी प्राइम नहीं थे। फिर इनमें ग्रेटर कौन है, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर, तो इनमें 5 ग्रेटर है, तो यही 5 जो है वो सबसे ज़्यादा फैक्टर भी है, प्राइम भी है और ग्रेटेस्ट यही है। ठीक है, तो F10 भी मिल गया। अब इसका मतलब 10 किसको टक्कर मारेगा, 10 5 को टक्कर मारेगा। अब F11 निकालना है, तो फिर वही बात भैया, 11 का प्राइम फैक्टर महत्तम वाला, महत्तम अभाज्य गुणनखंड। तो आप कहेंगे 11 के गुणनखंड होते कितने हैं फैक्टर्स, तो आप कहेंगे 1 ही होता है और 11 भी होता है। इनमें प्राइम और बड़ा वाला कौन है, तो सिर्फ 11 है, इसका मतलब 11 इज आंसर। फिर पूछेंगे अच्छा 11 का टक्कर किसको लगेगी, यहाँ 6 के बाद होगा ना 7 8 9, तो जब 11 होगा तो वहाँ टक्कर लग जाएगी। फिर हमें पूछना है F12 कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 का महत्तम अभाज्य गुणनखंड जो हो, 12 का महत्तम अभाज्य गुणनखंड। तो आप पूछेंगे 12 का गुणनखंड कौन कौन होता है, तो 1 2 3 4 6 12 ये सब होते हैं। कौन कौन होता है, 1 2 3 4 6 12। इनमें प्राइम और ग्रेटेस्ट तो 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 12 प्राइम है, सब तो ऐसे क्या है, 1 नहीं है, यही दोनों प्राइम है। इनमें ग्रेटर कौन है, 3, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया इसका 3। और एक और है कौन, F13, उसको भी बता दीजिए। तो F13 का मतलब ये हो गया कि 13 का महत्तम अभाज्य गुणनखंड, F ऑफ समथिंग जो भी है कह रहा उसी का महत्तम अभाज्य गुणनखंड आंसर। तो हम कह रहे हैं F13 चाहिए, तो इसी 13 का महत्तम अभाज्य गुणनखंड। तो 13 पहले 13 के सारे गुणनखंड कीजिए, फिर उसमें महत्तम और अभाज्य वाला जो हो वो चुनिए। तो 13 के सारे गुणनखंड 1 और 13 ही है, और किसी से कटता ही नहीं। तो इसमें कौन सा है जो प्राइम है, महत्तम है, 13 ही है, तो इसका मतलब 13 आंसर। तो हमें सब पता लग गया, 13 ने 13 को आंसर मारा होगा। ठीक है, तो यही सब तो रेंज हुई ना, जिनको जिनको तीर लगे। वहाँ F9 ने 3 को तीर मारा, F10 ने 5 को, F11 ने 11 को, F12 ने 3 को, F13 ने 13 को। तो इसका मतलब रेंज क्या बना, रेंज ऑफ F सेट में क्या क्या आएगा, जो आंसर आता है जिसने टक्कर मारी। तो 3 मिला वहाँ से, 10 ने 5 को टक्कर मारी, 11 ने 11 को टक्कर मारी, वहाँ से जो मिल रहा है 12 ने 3, फिर तो 3 लिखा जा चुका है तो ना लिखिए, फिर 13, इतनी चीज़ें मिली। तो यही सब क्या है, रेंज है। इधर जो होते थे, पिछला वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डोमेन रेंज किसको बोलते हैं, इधर जो होता है वो क्या होता है, डोमेन, और उधर जिसको जिसको तीर लग जाए वो कौन है, रेंज, और जो सारे का सारा है वो कोडोमेन। तो इनमें तीर तो सिर्फ 3 को लग गई, 5 को तीर का मतलब इसको रखने पे जो मिल जाए, F9 रखने पे मिला क्या, तो उसको वही से कनेक्ट होगा ना।
तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये सब दिखाते हैं कि फंक्शन में हो क्या रहा है, इधर वाला सेट क्या होता है, उधर वाला क्या होता है, रखना कैसे पाना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आ जा रहा है इसका मतलब आप फंक्शन का सारा पोस्टमार्टम करने को तैयार है। नहीं तो इसको बार बार देखिए कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ। पिछली वीडियो में जो बातें मैंने बताई थी उसको अच्छे से गौर से देखिए। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एक टाइप का फंक्शन और आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि फंक्शन देने का एक और तरीका भी है। अभी तक जो फंक्शन दे देता था वो हर एक्स के लिए वही तरह फंक्शन है कि भैया तुम कोई एक्स लो, उसमें चाहे जैसा एक्स रखो फंक्शन वही है ना। जैसे पहले इसको देखिए, ये देखिए कि अगर मैं कह रहा हूँ f(x) बराबर x+1 कुछ भी दे दिया ना, तो अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि भैया f(x) बराबर ये है। अब तुम x को जो भी चाहो, f2 चाहो तो x की जगह 2 रख दो उधर, f5 चाहो, f0 चाहो, f-3 चाहो, f आधा चाहो, जो x चाहो यही वाला फंक्शन है, उठा के इसमें रख दो। बिल्कुल सही बात है ना कि यहाँ चाहे जो x चाहेंगे एक ही फंक्शन है यही वाला, उठा के रख देंगे। लेकिन अब क्या करेगा ना, अब वो थोड़ी सी लगा देगा कंडीशन। पहले रूप देख लीजिए फंक्शन किस तरह दिया है। कह रहा है इफ फंक्शन इज इक्वल्स टू इस तरह, x² भी है लेकिन कंडीशन दिया है जब ये, और 3x भी है, फंक्शन की वैल्यू 3x भी है। जैसे कह रहा है दो फंक्शन है, x² भी है ये और एक f(x) और भी है 3x प्लस मतलब 3x। तो आप कहेंगे दो फंक्शन। उसके बाद बताया भी है कि ये वाला फंक्शन तब तक वैल्यूएबल है, वो खुद ही कह रहा है कि ये फंक्शन तब तक लेना जब x 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा। ये जो हम लोग यहाँ f2 f5 x मतलब ये जो अंदर वाली चीज़ है, x का मतलब क्या, ये जो अंदर वाली चीज़ है। तो कह रहा है f के अंदर वाली चीज़ अगर 0 से 3 तक में लाई कर रही है तो तुम्हारा f(x) यही है, बाकी सब भूल जाना। तुम्हारा f(x) कौन है, बस यही है। लेकिन जिस दिन तुमने इस x को 3 से बड़ा और 10 के छोटा लेने लगे, 0 से 3 नहीं बल्कि 3 से ज़्यादा, तो कह रहा है तो तुम्हारा फंक्शन ये वाला माना जाएगा, ये वाला फंक्शन माना जाएगा। अब उसको भूल जाना, अब बाकी सब भूल जाना, समझ लीजिए फंक्शन बस यही है। ठीक है, ठीक। तो वो कुछ पूछ रहा है, वो कह रहा है f1 की वैल्यू बताओ। तब f1 तो तुमको f1 का मतलब हुआ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे f(x) में। लेकिन यही तो प्रॉब्लम, दो f(x) है ना, किस में जाके रखोगे। तो उसी से पूछ लेते हैं वो कौन सा कह रहा है। तो वो खुद ही बता रहा है, कह रहा है जब तुम्हारा x 0 से 3 हो तो ये वाला लो। तो मैं कह रहा हूँ मेरा x कहाँ है, x मतलब ये जो तुम रख रहे हो यही x है। तो तुम तो कहो मेरा x तो 1 है, तो 1 कहाँ आता है, 0 से 3 में कि 3 से बड़े में। तो 1 0 से 3 में आता है ना, इसी में तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो कह रहा है तुम्हारा f(x) यही वाला है। ये सिंपल सा एक f(x) मिल गया है। अब बाकी सब भूल जाओ, f1 के लिए तो बाकी सब भूल जाओ, सब हर चीज़ भूल जाओ, सिर्फ एक चीज़ फोकस करो कि f(x) बराबर x² है। तो अगर सिर्फ एक f(x) मिल जाए तब तो ये हाथ का खेल है, नहीं बाएं हाथ का खेल है। क्या कि x यहाँ क्या रख देंगे 1, अगर एक f(x) है तो x की जगह 1 रखेंगे तो ऊपर क्या है 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 1, खत्म। ठीक, अब कह रहा है अच्छा f4 बताइए, यही f(x) है, f4 बताइए। तो कहे x की जगह 4 रख देंगे, किस में रखें, इस वाले में कि इस वाले में। तो उससे पूछ लेते हैं 0 से 3 में ये, 3 से बड़े में ये। तो 4 3 से बड़ा है, 3 से बड़े में आएगा, इसका मतलब f(x) ये है। अब बाकी सब भूल जाइए, सब भूल जाना है। एक बार फिक्स हो जाए कि अपना फंक्शन यही है तो बाकी सब भूल जाना है, वो कोई काम करनी। सिर्फ अपना टारगेट ये है कि f(x) अगर ये है तो f4 क्या होगा, तो x की जगह क्या रख देंगे 4, तो वहाँ x की यहाँ 4 रख दीजिए। तो आंसर आ गया 12। फिर कह रहा है f3 बताइए, f3। तो आप फिर कहेंगे कि कोई एक f(x) चुन लेंगे, जो होगा उसे में रख देंगे 3। तो वो कह रहा है कि अब यहाँ 3 पे आप कंफ्यूज हो रहेंगे, ये वाला 3 माने ये। तो देखिए यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। ये कह रहा है x ये वाला तब तक है जब तक x 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा ही रहे। 3 पे इक्वल नहीं लगाया इस तरह कि 3 तक भी,
ना ना 3 से सिर्फ छोटा तक 2.99 तक चल जाएगा। 3 पे इक्वल नहीं लगा, इसका मतलब 3 के लिए कुछ और है। तो 3 पे इक्वल कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। ये कह रहा है 3 से बड़ा भी और इक्वल लगा है, मतलब 3 भी। तो इसका मतलब 3 कौन ले रहा है? वो ये ले रहा है। तो जब fx बराबर ये फिक्स हो गया ना 3 पे, तो ये वाला fx काम करेगा ना, तो बाकी सब भूल जाओ। तो fx की जगह अब क्या रखे? 3, तो 3 रखो। तो 3 × 3 आंसर आ गया 9। तो बस इसी तरह आपको करना है सिंपल सा, कि जब भी ऐसे ब्रेक फंक्शन दे दे, ब्रेक करके अपनी डेफिनेशन ब्रेक करे फंक्शन, किसी x पर कोई और फंक्शन चल रहा हो और किसी x पर कोई और फंक्शन, तो उसको कोई f ऑफ समथिंग पूछे तो उसको पहले देख लेंगे कि किस फंक्शन में ये वाला लाई करेगा, फिर उसी में जाके रखना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसे फंक्शन बहुत सारे देगा। इस फंक्शन की स्टार्टिंग आप समझ लीजिए हो गई है। अब जब आप इंटर में जाएंगे तो वहाँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसे फंक्शन की लाइन लगी होगी। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे जिनमें रखना ही होगा, तो ऐसे ही चुन चुन के रखा जाता है। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल अच्छे इसको जम के पकड़ लीजिए क्या करना है ना। 11th में आप लोग भले बहुत पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना तो बहुत है, लेकिन 11th में करना ये है ना कि आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पी जाना है, कि कॉन्सेप्ट आपने गहराई में कूदना है। देखो हाई स्कूल में बहुत कम सिलेबस होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, और आदमी दिमाग भी बच्चे का उतना नहीं होता जो अंदर तक घुसे। वो सोचता है बस सवाल लगा के चले। अब आप थोड़े बड़े भी हो गए हैं और 11th में बड़ी बड़ी किताबें हैं, केमिस्ट्री 2 गुना, कहाँ साइंस इतनी मोटी सारी साइंस आ जाती थी, कहाँ अलग केमिस्ट्री, इतनी फिज़िक्स। तो इसका मतलब आपको है कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ना है 11th में। आपको रट के और सवाल सिर्फ 5 बार लगा के कतई नहीं हो पाएगा। आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना है, क्योंकि सवाल देखते ही आपको अपने मन से कुछ करना है कि ये सवाल देखते ही आ जाए कि यही करना ही होगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, है ना। कि ये नहीं कि सवाल लगाए हैं तभी नहीं लगा पाएंगे। कई सवाल होगा कि आपने देखा नहीं है फिर भी आपको लगाना है उसको, तो वो पैटर्न बताता है ना कि ये सवाल ऐसे ही लगेगा। ठीक है ना, समझ रहे होंगे मेरी बात। जैसे मैं कहूँ x + 2 = 0, यहाँ से x का मान निकालिए, तो आप क्या कहेंगे? ये कभी लगाए हैं, यहाँ 2 था, कुछ नहीं, आप एक जानते हैं कि हाँ सिंपल सी बात है, ऐसे भेजा जाएगा। तो ऐसे ही सवाल लगाने का तरीका होता है कि आप अटैक कैसे करेंगे सवाल पे। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि तरतीब पकड़नी होगी, पैटर्न, कि क्या क्या मैंने सीखा है, कहाँ से कहाँ जाया जाता है। अगर ब्रेक फंक्शन हो तो ये निकाला जा सकता है, आपने सीख लिया, इस तरह देखा जाता है। तो ये सब अपने माइंड में रखे रहिएगा, ताकि जब कोई नया सवाल, अचानक से बड़ा सवाल आए, तो उन पे इन धीरे धीरे फॉर्मूलों को अप्लाई करना आ जाए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आपके लिए 1-2 बात और बताई जाए। तो पिछले सवाल के पैटर्न पे एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहले इसको पॉज करके आप लोग अपने मन से इसको ट्राई कीजिए। कोई लेट को तो नहीं देख रहा है इस वीडियो को? बेचारे को उठना पड़ेगा और मन में लगाओ। वो जो लेट के देख रहा है वीडियो वो मन में लगाए। तो कह रहा है कि फंक्शन f सच दैट R → R, इसका मतलब फंक्शन दे दिया ये कि R से R में डिफाइन है, R की वैल्यू रखी जाएंगी और R की रियल नंबर, R मतलब रियल नंबर वैल्यू रखी जाएगी, रियल नंबर मिलेगी। सच दैट, इस तरह मिलेंगी। रख के कैसे मिलना है वो ये है कि fx = ब्रेक फंक्शन दे दिया, दो चीज़ें मिलेंगी। कह रहा है fx = कभी तो ये है 1 मिलेगा, सिर्फ 1 ही मिलेगा। कह रहा है बस fx कभी 1 मिल जाएगा। कब? जब तुम्हारा x कोई परिमेय संख्या हो। क्यों? मतलब रेशनल नंबर का सेट ना, इसका मतलब होता है रेशनल नंबर का सेट। रेशनल मतलब परिमेय मतलब वही जो अपॉन के फॉर्म में हो। कोई भी नंबर अपॉन में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय। जो नंबर अपॉन के फॉर्म में लिखा जा सके वो परिमेय होता है। और जो रूट वगैरह लगी होती, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, रूट जिस पे लग जाए वो अपरिमेय होता है, इर्रेशनल। तो कह रहा है जब कोई रेशनल नंबर हो तो 1 आंसर आएगा। इर्रेशनल, जब कोई x रेशनल ना हो, तो रेशनल ना हो इसका मतलब इर्रेशनल हो, तो उसका आंसर -1 आएगा, है ना। तो कह रहा है देन फाइंड f ऑफ हाफ। तो सबसे पहले 2 बेसिक बातें जान लीजिए।
मैं बता दे रहा हूँ किनारे कहीं पे। अब ये बताइए, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 2x प्लस 1 दूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और मैं आपसे पूछूँ f3 बताइए, तो आप लोग बहुत माहिर हो चुके हैं कि एफ एक्स की जगह 3 रखे, x की जगह 3, तो उधर भी x की जगह 3 रखेंगे तो आंसर, तो x की जगह 3 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। 3 दूना 6 7। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि एफ एक्स दिया है 5, बस एफ एक्स ऐसा दिया है कि उसमें x आया ही नहीं, हो सकता है ना कोई एफ एक्स ऐसा भी हो जिसमें x नहीं आया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। अब ये पूछे कि f2 बताइए, तो आंसर क्या आएगा? तो आप सोचेंगे कि x की जगह यहाँ 2 रखा, तो वहाँ भी जहाँ x हो वहाँ 2 रख दें, तो वहाँ तो x है ही नहीं है, कहाँ पे 2 रखेंगे? तो इसका मतलब यही जो 5 है वही आंसर ना, क्योंकि x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि कौन कैसा x हो, x यहाँ x है ही नहीं है, तो x चाहे 10 हो 12 हो 20 हो रखने नहीं पाएंगे, तो यही 5 5 5 हर एक का आंसर आएगा। f2 5, f10 5। या अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो आदत है कि जहाँ x हो वहाँ 2 रखना है, तो वहाँ x दिख ही नहीं रहा है, तो आप जानबूझ के x क्रिएट कीजिए ना, तो कहिए है तो नहीं कैसे, तो ऐसा क्रिएट कीजिए कि वापस कैंसिल हो जाए, तो जानबूझ के ऐसे कर लीजिए 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स 0 होके ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन x कम से कम मार्केट में दिखने भी लगा कि अब रखने को मन तो करेगा। तो जहाँ 2 है वहाँ क्या, जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए 2, तो जब वहाँ 2 रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो 0 होके ख़त्म ही हो जाएगा ना, तो आंसर क्या बचेगा 5। इसका मतलब जब कोई कांस्टेंट फंक्शन हो ना जिसमें x हो ही ना, तो एफ ऑफ चाहे जो पूछे वही आंसर आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई ना? जब कोई कांस्टेंट फंक्शन हो सिर्फ 5 सिर्फ 2 और उसमें हम एफ समथिंग पूछें तो वही जो लिखा है वही आंसर, क्योंकि x रख भी देंगे तो कुछ नया नहीं आएगा, ये बता रहे। अब इसको देखिए, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 है जब तुम्हारा x कोई परिमेय नंबर हो, रेशनल नंबर, नहीं तो -1 है जब तुम्हारा इरेशनल नंबर हो। तो यहाँ देखो फंक्शन दिया है लेकिन x वगैरह नहीं है, सिर्फ सिंपल सा कांस्टेंट है। तो कह रहा है एफ हाफ, तो पहले आप अपना डिसाइड कर लीजिए एफ हाफ कहाँ मिलेगा, x बिलोंग्स टू परिमेय में मिलेगा कि अपरिमेय, डज नॉट बिलोंग्स टू परिमेय, इसका मतलब अपरिमेय ना, तो 1/2 तो परिमेय है ना, रेशनल नंबर, अपॉन फॉर्म में हो तो रेशनल है, इसका मतलब हमारा x इस कैटेगरी में होगा क्योंकि वो रेशनल में आ रहा है। तो जब कह रहा है रेशनल हो तो तुम्हारा एफ एक्स क्या चुना हो गया, ये एफ, बाकी सब भूल जाएंगे, क्या मिल गया एफ एक्स बराबर 1। अब एफ एक्स बराबर 1 मिल गया, अब हम आपसे पूछ रहे एफ हाफ, तो आप कहिए x रखने की वहाँ जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब वही जो 1 है वही क्या आ गया आंसर, तो वही 1 आंसर। जहाँ जहाँ x हो वहाँ क्या रखना था हाफ, तो x कहीं है ये नहीं तो कहीं रखने ही नहीं पाएंगे, तो बस हाफ आ गया, आधा 1 आ गया, ठीक है ना। फिर कह रहा है एफ पाई बताइए। अब पाई सबको पता है कि पाई क्या माना जाता है, माना क्या होता है, पाई इरेशनल नंबर है। पाई ऐसा उसका जब करते जाते हैं तो वो ना रिपीट होता, रिपीट नहीं होता और अनंत तक चलता रहता है, तो इसका मतलब पाई क्या हुआ इरेशनल। तो पाई जब इरेशनल है इसका मतलब एक्स ऐसा एक्स है जो इसमें आ रहा है इरेशनल में, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा डिसाइड हुआ, ये वाला, बाकी सब भूल जाइए। एफ एक्स बराबर ये -1। अब एफ एक्स बराबर -1 है और हम चाह रहे हैं एफ पाई बताइए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे पाई, तो आप कहीं कहीं एक्स ही नहीं है, तो वो जो लिखा है वही आंसर आ जाएगा। नहीं जानबूझ के यहाँ कोई 0x लिख लीजिए, वहाँ रख देंगे पाई, फिर भी तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिला -1। अब एफ ऑफ √2 बताइए, तो रूट साफ साफ बात है जिस पे रूट लग जाए वो तो पक्का इरेशनल होता है, तो इरेशनल है तो ये भी इस कैटेगरी में आएगा। तो जहाँ एफ एक्स -1 है तो एफ ऑफ √2 पाई रखने को नहीं मिला, तो √2 भी रखेंगे तो कुछ पाएंगे थोड़ा ना, क्यों है ये नहीं, तो ये -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग एक होमवर्क करिए, इसको आप बताइए f 22/7, f 22/7 आप बताएंगे। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है, इतना आप लोग रिवाइज़ कीजिए। मैं आपके लिए चुन चुन के सारा टॉपिक वाइज एक एक जैसे आप लोग समझेंगे उस तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ये सबको तैयार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।